हिंदी की अप्रतिम और वरिष्ठ कहानीकार सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी सुनिए स्वानुभूति। तो शुरू करते हैं कहानी स्वानुभूति। वे अपनी दिनचर्या में बहुत नियमित हैं। सोना, जागना, टहलना, नहाना, पाठ करना, खाना, दफ्तर जाना, उनका प्रत्येक काम आयोजन की तरह होता है। चाय तक इतने सलीके और इत्मीनान से पीते हैं कि देखने वाले को लगता है इस तरह खूब ठहर कर चाय पीने का एक अलग मज़ा है। खाना खाएंगे तो किसी अनुष्ठान की तरह छोटे छोटे कौर को चबा कर खाते हैं। उनका बड़ा नाती कहता है, नाना आपको खाते देखता हूँ तो लगता है आपके थाली का भोजन कुछ अलग स्वाद वाला होगा। जी चाहता है आपकी थाली का भोजन खाने लगूं, आप बड़े ढंग से खाते हैं। और वे युवा पीढ़ी की निंदा करके कहते हैं, हर काम को पूरा समय और एकाग्रता देनी चाहिए, यही आज की पीढ़ी से नहीं होता, इसलिए ये पीढ़ी इस तरह बेचैन और हड़बड़ाई नज़र आती है। उनकी दिनचर्या में इधर एक नियम और जुड़ गया है। अदालत से लौटने के बाद पुष्करणी पार्क की एक बेंच पर बैठने लगे हैं। ये बेंच जैसे उनकी प्रतीक्षा में रिक्त रहती है। वे सशंकित रहते हैं उनकी बेंच पर आज कोई बैठा होगा, पर बेंच खाली रहती है। इतना अवकाश किसके पास है जो इस बेंच पर नियम पूर्वक घंटे डेढ़ घंटे बैठे। वे भी कभी बहुत व्यस्त हुआ करते थे। जैसे जैसे सेवानिवृत्ति का समय समीप आ रहा है, उन्हें लगता है वे बड़ी तेजी से रीत रहे हैं। कभी न समाप्त होने वाली फुर्सत बहुत जल्दी मिलने वाली है। तेजी से निकट आती रिक्ति और फुर्सत उन्हें बेचैन करती है। वे पार्क में आ जाते हैं, स्वयं को सेवानिवृत्ति के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। वर्षों पहले जब वे गांव से नौकरी के लिए निकले थे, उनके पिता ने बड़े मलाल से कहा था, बड़ा बुरा समय आ गया है, किसान के बेटे को चाकरी बजाने परदेश जाना पड़ रहा है। उत्तम खेती, मध्यम बान, निखत चाकरी, भीख निदान। पुरखे कुछ सोच समझ कर ही कह गए होंगे, पर अब खेती से इस बड़े परिवार का खर्च नहीं चलता, व्यवसाय के लिए पैसे नहीं, बेटा तुम्हारी नौकरी का ही सहारा है। मानव मन जटिल होता है। जब तक नौकरी करते रहे उन्हें नौकरी सचमुच निकृष्ट लगती रही। जज की फटकार और अपनी नाजरी के बोझ से आजिज पत्नी से कहते, जी चाहता है आज ही इस्तीफ़ा दे दूं, गांव जाकर खेती काश्तकारी देखूं, अब तो ऊब हो गई इस चाकरी से। पत्नी भुनभुनाती, और ये चार लड़कियां मोड़ पर बैठी हैं, इनका कुछ सोचा है? नौकरी में तो पूछता नहीं, बिना नौकरी के पूछेगा? आजकल सभी घूस रिश्वत लेते हैं, तुम बने रहो धर्मराज। सुनकर वे घबरा जाते। दूसरे दिन नियत समय पर साइकिल उठाकर अदालत जा पहुंचते। एक कुलदीपक की आस में जन्मी चार लड़कियों में से दो को जैसे तैसे ब्याह दिया, अभी दो बैठी हैं। वे अगले माह रिटायर हो रहे हैं। संतरास और विचलन उन्हें घेरने लगता है। वे पार्क में चले आते हैं। सच कहें तो उन्हें पुत्रियों के विवाह से अधिक चिंता अपने खाली हो जाने की है। एकाएक खाली हो जाना कितना विचित्र लगेगा। एक नाकारा जिंदगी। नाजिर जी की रट लगाने वाले लोग फिर पहचानेंगे नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें झोला लटकाकर सब्जी लाते, मोहल्ले में इधर उधर बैठते, पत्नी का प्रलाप सुनते, बेटियों के निराश चेहरे देखते हुए शेष दिन काटने होंगे। स्वयं के व्यर्थ होने के दिन आ गए और वे छटपटा कर पुष्करणी पार्क चले आते हैं। इस एकांत कोने की बेंच पर मौन समाधि सी लगाए इस तरह बैठे रहते हैं मानो पार्क पूरे तौर पर खाली है। वे हैं, ये बेंच है, ऊपर आकाश और नीचे धरती। वे जान नहीं पाए इधर 2-3 दिन से उनकी बेंच के दूसरे सिरे पर एक युवक आकर बैठने लगा है। जब उनकी उस पर नज़र पड़ी तो वे इस तरह चौंके जैसे किसी ने उनकी आरक्षित सीट हथिया ली है। वे इस बेंच को अपने लिए आरक्षित मानते हैं। यहाँ युवक का बैठना उन्हें धृष्टता लगा ये युवक उनका एकांत भंग करने का षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने बड़े रोष से युवक को निहारा। सफ़ेद कमीज, भूरी पतलून, चमड़े की काली चप्पल पहने दुबला पतला संकोची सा दिखने वाला युवक उन्हें न जाने क्यों गुस्ताख लगा। उन्हें उसकी उपस्थिति असहनीय उठी। उन्हें किसी से परिचय बढ़ाने में रुचि कभी नहीं रही। फिर भी लगा उनकी बुजुर्गियत का लिहाज कर युवक को उससे अभिवादन करना चाहिए था। आजकल के लड़कों ने भारतीय संस्कृति का जुलूस निकाल कर रख दिया है। उन्हें आजकल के लड़कों में तमाम बुराइयां नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनके दामाद भी उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। वे कुछ देर कसमसाते हुए बैठे रहे, फिर उठकर चल दिए। घर में वही रोज वाला दृश्य था। पत्नी सिर दर्द से कराह रही थी।
गाय अपने नवजात बछड़े के लिए रंभा रही थी, एक पुत्री खाना बना रही थी, दूसरी सिलाई मशीन पर पेटीकोट सी रही थी। उन्होंने साइकिल एक और टिकाई, हाथ धोकर बछड़ा छोड़ दूध दुहने लगे। दूसरे दिन पुष्करणी पार्क पहुँचे। अपनी बेंच खाली पाकर इस तत्परता से कब्जा जमाया जैसे डर हो कल वाला युवक उन्हें बेदखल कर देगा। जल्दी ही युवक आता हुआ दिखा, सुस्त निस्तेज चाल। आजकल के लड़के ऐसे निचुड़े हुए लगते हैं जैसे दाना नहीं पाते। इस उम्र में उनकी देह देखने लायक हुआ करती थी, आज भी है। देखकर कोई कह नहीं सकता कि अगले माह रिटायरों की जमात में नजर आएंगे। युवक उन्हें देख एक क्षण को झिझका, फिर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। नमस्ते, यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो, सार्वजनिक स्थल है, आपको व्यवधान तो न पहुँचेगा? वे कुछ नहीं बोले। युवक बैठ गया। उन्हें लगा वे मना करते तो भी से बैठना ही था। अब ये जमाने भर की हाँकेगा और उनके एकांत में बाधा डालेगा। युवक खेलते हुए बच्चों के केल किलोल को देखता हुआ चुप बैठा रहा। एकाएक वे चाहने लगे। युवक कुछ बोले। उन्होंने युवक के चेहरे को गहराई से निहारा। उसका चेहरा शिथिल था। वे तनिक पसीज गए। वे बेचैनी में यहाँ आते हैं, क्या पता ये भी उनकी तरह किसी कारणवश बेचैन हो। बेचैन ही है, वरना इस उम्र में लड़के समूहों में हंसी ठट्टा करते हैं। विवाहित हुए तो नवोढ़ा के साथ बाजार में खरीदारी करते हैं। इस तरह एकांत की खोज में किसी पार्क में, किसी बेंच पर, किसी बूढ़े के बगल में बैठकर अपनी शाम नहीं बिगाड़ते। पूछ लिया, यहाँ रोज आते हो? युवक चौंका। जी नहीं, आज तीसरा दिन है। पहले दिन आप किसी विचार में इतने अधिक डूबे हुए थे कि आपको मेरी उपस्थिति का पता नहीं चला। मैंने भी आपको व्यवधान पहुंचाना उचित नहीं समझा। कल सोचा आपको अपना परिचय दूं, पर आप स्वयं में व्यस्त दिखे और जल्दी ही चले गए। हाँ, मैं जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाता, कम से कम इस बेंच पर बैठने के बाद। इतना उन्होंने मन में कहा। आप रोज आते हैं? 2 माह से। अकेले? हाँ। तुम क्या करते हो? मेरा मतलब किस विभाग में? बेरोजगार हूँ, एमए किया है, फिर समय काटने के लिए एलएलबी किया। काम है कि मिलता नहीं। क्यों निराश होते हो? भगवान चाहेंगे तो तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। वे चकित थे। युवक में रुचि क्यों ले रहे हैं? भगवान के चाहने से कुछ नहीं होता। देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, भाई भतीजावाद, सिफारिश इस तरह पनप चुकी है कि भगवान यदि कहीं हैं तो हैरान बैठे होंगे। फॉर्म भरना, लिखित में जाना, असफल होना और कभी साक्षात्कार में अटक जाना मुझ जैसे लड़कों की नियति बन चुकी है। मुझे अपनी बेरोजगारी अच्छी नहीं लगती। घर वाले कहते हैं मैं काम ढूंढना नहीं चाहता। सच कहूँ, मुझे बेरोजगारी ने उतना नहीं तोड़ा जितना घर वालों की असहिष्णुता ने तोड़ डाला है। युवक इतना अधिक भरा हुआ है कि प्रथम परिचय में ही नितांत अपरिचित व्यक्ति से इतना कुछ कह गया। क्यों निराश होते हो? भगवान चाहेगा तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। उन्हें यही वाक्य सूझ पड़ा। आप भगवान पर बहुत आस्था रखते हैं? आस्था ही कह लो। ईश स्मरण से चित्त कुछ शांत हो जाता है, एक आंतरिक सहारे का एहसास होता है, ऐसा मेरा मानना है। पहले मैं भी भगवान पर विश्वास करता था, अब तो खुद पर विश्वास नहीं रहा, भगवान पर कैसे रहेगा। जब मैं छोटा था पिताजी कहते थे आज मेहनत से पढ़ लो, जिंदगी भर सुख पाओगे। यदि आज मेहनत से जी चुराओगे फिर जिंदगी भर मेहनत करोगे, सुख फिर भी नहीं पा सकोगे। उनकी बात मानकर खूब मेहनत करता रहा पर सुख नहीं मिला। निराश ना हो, निराश मनुष्य वो भी नहीं कर पाता जो कर सकता है। निराशा मनुष्य को तोड़ती है, और कितना तोड़ेगी। युवक इसी ओर दौड़ती आ रही 2 बच्चियों को देख रहा था। बेंच के निकट आने तक पीले फ्रॉक वाली बच्ची ने सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची को पकड़ लिया। कसम चढ़ाती है, कसम उतार जल्दी से, उतार उतार। पेड़ से पत्ती गिरती जाए, तेरी कसम उतरती जाए। इस पर युवक हंसकर उनसे कहने लगा, लीजिए कसम उतर गई। बचपन कितना भोला होता है, सौगंध पर विश्वास करने वाला। जब मैं छोटा था मैं भी आशाओं से भरा था, बड़े अधिकार से कहता था कलेक्टर बनूंगा। मेरे माता पिता ऐसे उत्साहित होते थे जैसे मैं जिलाधीश बन गया हूँ। अब तो सपने मेरी पहुँच से दूर होते चले गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं कर सकोगे? कोई एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा दिन होगा। निजी संस्थानों में कोशिश क्यों नहीं करते? की थी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। 2000 नाम मात्र का वेतन मिलता था। स्कूल के व्यवस्थापक फर्जी काम कराते थे। निम्न वर्ग के छात्रों को शासन की ओर से प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति व्यवस्थापक हजम कर लेते। हस्ताक्षर मुझसे करवाते थे।
किसी दिन जांच होती, मैं पकड़ा जाता। मैंने काम छोड़ दिया। बड़ा बुरा समय आ गया है। फिर मैंने स्थानीय सीमेंट फैक्ट्री में प्रयत्न किया। पिताजी के घनिष्ठ मित्र इस सीमेंट फैक्ट्री के वकील हैं। उनके आश्वासन पर मैं फैक्ट्री गया। वकील साहब ने कहा था, औपचारिकता के लिए तुम्हारा साक्षात्कार होगा, बाकी वे तुम्हें रख ही लेंगे। मैंने बड़े उत्साह से नए कपड़े सिलवाए थे। पहला प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। साक्षात्कार लेने वाला बिक्री करके किसी धारा के बारे में पूछताछ करने लगा। मैं यथोचित उत्तर न दे सका। उसने दो टूक कह दिया, बिक्री कर का हिसाब संभालने के लिए तुम्हें रखा जाना था, पर जानकारी नहीं है। हम वकील साहब से क्षमा मांग लेंगे। बाद में वकील साहब ने बताया, साक्षात्कार लेने वाले ने उनसे फ़ोन पर जो धारा समझी थी वही वो पूछ रहा था। वैसे उसे स्वयं किसी धारा का ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है निजी संस्थानों में पहले ही तय रहता है किसे लेना है और किसे नहीं। उन्हें युवक से सहानुभूति हुई। वे उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को ध्यान से परखते हुए बोले, बेकारी सचमुच असहनीय है। करने को कुछ ना हो तो जीवन का अर्थ व्यर्थ हो जाता है। मैं नाजिर हूँ। अगले माह सेवानिवृत्ति है। खाली हो जाने के विचार से बेचैन हो जाता हूँ। बेचैनी में यहाँ आकर बैठता हूँ। 2 पुत्रियों के ब्याह कर चुका हूँ। 2 ब्याहनों को बैठी हैं। कैसे क्या होगा, बड़ी चिंता है। वे आमतौर पर अपनी व्यथा व्यक्त नहीं करते, पर युवक को व्यथा कथा बता गए। क्यों चिंतित हैं, कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे आश्वासन देने की युवक की बारी थी। बेटियों का कुछ तो होगा ही। मुझे स्वयं के बेकार हो जाने की पीड़ा है। आज जब औसत आयु बढ़ गई है, मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से काम करने में सक्षम है। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मैं काम करने के लिए एकदम फिट हूँ। और बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों की ये मांग क्या उचित है? कर्मचारियों को पेंशन का संबल होता है, पर बेरोजगार क्या करें? पद खाली नहीं होंगे तो भर्ती कैसे होगी? भर्ती की आयु सीमा भी तो बढ़ा दी गई है। उससे क्या होता है? पढ़ाई पूरी कर भर्ती के इंतज़ार में कब तक खाली बैठे रहें? विवाह गृहस्थी बसाने की एक उम्र होती है। काम समय पर हो तो उत्साह बना रहता है। हम बेरोजगार अपना पेट भर नहीं सकते, विवाह कैसे करें? जिंदगी इतनी कठिन हो जाएगी नहीं सोचा था। अब तो घर में घुसते हुए डर लगता है। वे समझ नहीं सके युवक उन्हें ही इस विश्वास के साथ इतना कुछ बता रहा है, या इतना आगे जा चुका है कि किसी के भी समक्ष इसी तत्परता से खुल जाता है। तुम बहुत निराश हो गए हो। जी चाहता है सल्फास खाकर मर जाऊं। खबरदार जो ऐसा सोचा। वे क्षणिक परिचय के आधार पर पता नहीं किस अधिकार से उसे धमकाने लगे। उनकी और उसकी निराशा एक सी है। कदाचित इसी आधार पे वे उससे गहरी पहचान स्थापित कर बैठे हैं। युवक अचकचाकर उन्हें देखने लगा। छोटे से परिचय के आधार पर उसे उनसे इस आत्मीयता की आशा न थी। वे कुछ संभल गए। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम आजकल के लड़के मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हो, आत्महत्या की कायरता से बचो। बेटे, समस्या से भागना समस्या का निदान नहीं है। समस्या से जूझना सही निदान है। आशा से आकाश थमा है। किसी ने बड़ी आशा से कहा होगा, मानो तो आकाश है, ना मानो तो शून्य है। उनका उत्तेजित स्वर उतार पर आ गया। तुम नहीं जानते, आज अनजाने ही तुमने मेरी बेचैनी और निराशा को कम कर दिया है। इस क्षण मेरी समझ में आ गया है, मेरी परेशानी वैसी असहनीय नहीं है जैसी तुम्हारी। फिर कभी मरने की बात ना करना, मुझे बुरा लगेगा। कुछ ना कर सको फिर भी आशावादी दृष्टिकोण का सिरा पकड़े रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हें जल्दी कोई काम मिल जाए। युवक चुप है। सांझ स्याह होती जा रही है, पूरी तरह स्याह हो इससे पहले पार्क के बड़े बड़े विद्युत बल्बों ने पीला वितानसा तान दिया। अचानक पसर गए प्रकाश को उन्होंने आंखें सिकोड़ कर देखा, जैसे आंखें प्रकाश से तालमेल बैठाने की चेष्टा में हों। बेटे, तुम कुछ ट्यूशन क्यों नहीं कर लेते? ट्यूशन? युवक ने कलाई घड़ी पर नज़र डाली। ओह, ट्यूशन का समय हो रहा है, 2-3 पकड़ रखी हैं। यहाँ से जाकर ट्यूशन पढ़ाऊँगा, फिर अपने कमरे में कैद। घर में कोई सीधे मुँह बात नहीं करता। मित्र सब इधर उधर चले गए। अड़ोसी पड़ोसी बेरोजगार को बैठाना पसंद नहीं करते कि रोज़ आकर जमने लगेगा। बहुत दिनों बाद आज किसी ने मेरी बातें धैर्य और ध्यान से सुनी हैं। सच कहता हूँ, आपसे बातें कर मैं खुद को हल्का अनुभव कर रहा हूँ। मन में तनाव न रखना बेटे, कुछ ना कुछ होगा। अपना कर्तव्य करते रहो। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे, उन्हें आज वैसी बेचैनी नहीं है जैसी थी। वे अच्छा महसूस कर रहे हैं।
इस युवक की परेशानी के समक्ष उनकी परेशानी सूक्ष्म है। वे बहुत कुछ पा चुके हैं, अब युवक की बारी है। ना जाने क्यों उनकी इच्छा हुई युवक के लिए कुछ करें, जैसे कोई प्रतिभूति दे उनका पद इस युवक को दे दिया जाएगा तो वे कल ही त्याग पत्र दे दें। उन्हें संतोष रहेगा, उन्होंने इसके लिए कुछ किया। आखिर इसने जाने अनजाने उनकी बेचैनी दूर की है। आप कल आएंगे? युवक ने पूछा। आऊँगा, मैं इसी बेंच पर मिलूँगा। वे दोनों पार्क से साथ साथ बाहर आए। युवक पैदल उत्तर की ओर चला गया, वे साइकिल पर दक्षिण की ओर। अभी आप सुन रहे थे एक संवेदनापूर्ण कहानी स्वानुभूति। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।